अच्छी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी। अच्छी इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मुझे सूट करती है तो मैं उसका जिक्र करूं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं तलत साहब, उनकी ट्वीट थी कि कल चीफ जस्टिस साहब का रिमार्क था कोर्ट में कि सियासी मामलात की बदौलत अदालतों का माहौल आलूदा हुआ है। तो उनकी ट्वीट ये थी कि अदालती फैसलों की बदौलत सियासत का माहौल आलूदा हुआ है। अब ये बात समझने के लिए ज़्यादा, कल अगेन आई एम रेफरिंग टू दो लोगों की तरफ जो मीडिया पे बड़े नोन हैं। एक रीमा उमर बड़ी एक एमिनेंट लॉयर हैं और वो एक निजी टीवी चैनल पे तकरीबन रोज़ बैठती भी हैं। तो कल एक बड़ी डिस्क्रिप्टिव डिटेल उन्होंने दी तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। तो मैंने जस्ट टू मेक अ ग्राफिक ऑफ इट, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अपनी मर्जी के फैसले अदालतें सियासी जमातें अदालतों से मांगती हैं, तो मैं मजबूर हुआ कि मैं एक डायग्राम आपके सामने रखूं। इसमें जो ब्लू मार्क है, वो ब्लू मार्क आप देख सकते हैं इस चार्ट में। ये वो बेंच हैं जिन पर हमें एतराज़ है कि वो पॉलिटिकली लॉबसाइडेड है और उनके फैसलों के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान की सियासत को डिटरमिन कर रहे हैं। और वो फैसले किस किस्म के हैं और वो मुकदमात किस किस्म के हैं, ये तफसील होश रुबा है। ये ऐसी तफसील है जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं रह जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार और उसके साथ ये फैसले आते जो कि पाकिस्तान की सियासत का तयन करें, उसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो मैंने आपसे दिखाया, ये मैं प्लेनली आपके सामने एक मोटी बात करता हूँ क्विकली। ये 16 मुकदमात की तफसील है जिसमें पैनामा केस है, बेंच की हैयत ब्लू में, एक ख़ास माइंडसेट के जज साहिबान, फैसले एक ही जैसे। उसके बाद हनीफ अब्बासी केस, ब्लू हैयत में वही एक ब्लू जो मार्क है उसमें मेजॉरिटी उन्हीं की देखते जाएं। जुल्फ़िकार भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस, वही तफसील है। इसी तरह से आगे आप चलते जाएं। मैं इन सारे मुकदमात का जिक्र भी ब्रीफली आपके थोड़े वक्त में आपके साथ मैं ये बात करूँगा। मुझे ये समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि जब पैनामा की हेयरिंग्स चल रही थी तो पैनामा की हेयरिंग्स में हम एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे एक वकील की हैसियत से दो बातों को समझने से कासिर थे। पहली बात ये थी कि जो सुपरिटेंडेंस सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इससे कबल तो सुप्रीम कोर्ट के अपने एक नहीं बेशुमार, चाहे वो मलिक असद केस हो या लिस्ट ऑफ मल्टीपल हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमात की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के तय करदा वो असूल हों जिसमें ये बात बार बार की जाती थी कि तफ्तीश करना क्योंकि एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक कानूनी हक है और कोई भी अदालत, चाहे वो कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी। और तफ्तीशी अफसर की जो राय है वो अदालत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अदालत एक इंडिपेंडेंट एविडेंस के तहत उसको देखेगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड करके फैसला करेगी। तो ये एक निज़ाम था, ये एक जुरिस्डिक्शन थी, जो तरतीब थी। अब क्या हुआ, पैनामा की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स का रोल इख्तियार किया और अपनी ही पिछली तमाम नज़ायर की नफ़ी की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने काम ये किया कि एक इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे। मैं उसमें वो उस डिटेल में नहीं जाता, जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें थीं या कुछ और चीज़ें थीं, उनको आप एक तरफ रख दें। जो कोर्ट के अंदर रिमार्क्स थे, वो राहजनी के वो इशार थे, वो क्या कुछ था, वो मारियो पुट्जो के नावल में से उठाकर वो बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, वो बातें जो हम 8वीं 9वीं जमात में कंसीव कर गए थे, समझ गए थे, वो नॉवेल्स की बीच में कहानियों के अंदर से निकाल के वो माफिया के साथ रिलेट करने का। तो मुझे ये माफिया, मैं आई एम सेइंग इट विद काफ़ी कंक्लूसिवनेस के साथ, कि ये किसी तरह से माफिया नज़र नहीं आया कि ये कैसा माफिया था कि जिनसे ये जज साहिबान, जो जज साहिबान एक ही तरह के फैसले देने के लिए पिछले 8 साल से उन्हीं बेंचों पर बैठे हैं और ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने।
हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहां पर जाकर खड़े हैं और दुहाई दे देकर बता रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नॉन डेक्लरेटरी रिजीम के हिसाब उस वक्त पूछे जा रहे हैं जब आपने एक डेक्लरेशन की रिजीम क्रिएट कर दी, वो हिसाबात जो देने वाजिब भी नहीं है उन पर बिठा के सजाएं दी जा रही हैं। जब करप्शन के कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे, आप उनके जाती कारोबारों में से तफसीलात निकाल कर उनको एक बना के, एक आर्ट बना के, उसकी एक पूरी उसकी एक साइकिल बना के, शहजाद अकबर जैसे लोगों को बिठा के, नैब को एक टूल के तौर पे यूज करके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सुपरिटेंडेंट्स प्रोवाइड करके, उनसे मर्जी के नताइज हासिल करके, उसके बाद रोज सुबह सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े करके, वो जज साहिबान जब ये फैसले कर रहे थे तब शायद ये भूल गए कि ये मामलात जो एक स्कीम के तहत एक स्कीम तरतीब दी गई थी। स्कीम क्या थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का आउस्टर होगा। उनका आउस्टर कैसे होगा कि उनको पहले वजारत उज़्मा से फारिग किया जाएगा, फिर क्या होगा, उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया जाएगा। वो भी जुर्म किसके खाते में आएगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते। वो पहले सारे मामलात वो ANP की पिटिशंस की सन 70 से तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शंस के पार्टी की सदारत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है, हाई कोर्ट्स का व्यू है, उन सबको एक साइड पर फेंक कर ये एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब देंगे और एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मियां नवाज शरीफ के साथ लगाएंगे। अब समझ आई, समझ कैसे आई कि क्या हुआ कि वही जज साहिबान, जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये 16 मुकदमात का चार्ट है और ये उसकी तफसील है जो मैं उसके सामने रखने लगा हूं। और कनाइवेंस किनके साथ थी? जो बेनिफिशरी थे इमरान खान, यानी एक मुकदमा जाएगा इमरान की बनी गाला का, वही बेंच के चंद मेजॉरिटी में बैठे जजेस, कोई एक दो और डिसेंटिंग हो गए बीच में बैठ जाएंगे और वहां पर बैठ के उसी किस्म के हिसाबात में हनीफ अब्बासी की पिटिशन में उनको क्लीन चिट दी जाएगी। किस लिए क्लीन चिट दी जाएगी? कि कल कला जब इमरान की पार्टी होगी और वो इस पोजीशन में होगी तो उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के बेटे टिकटें देने के लिए करोड़ों रुपए लेंगे। जो आपके सामने ऑडियो लीक्स की सूरत में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीजें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। दिस नीड्स अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये देख मांगती हैं कि अब आप ये सवालात उठाए और इन पर ये बात करें। हम अब इन अदारों के उस तकद्दुस पे जिसके सामने हम रोज सरनगू होकर खड़े होते हैं, रोज माय लॉर्ड। अब मुझे 20 बार साकिब निसार साहब की कोर्ट में जाने का इत्तफाक हुआ, रोज मैंने उनको उस कुर्सी पे विराजमान माय लॉर्ड कहकर मुखातिब किया, अपना सर उनके सामने झुकाया। लेकिन आज अगर ये किरदार निकले कि उनके बेटे एक ऐसी सियासी जमात का जिसके चेयरमैन को बेनिफिट किया, सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, जिनको सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स दिए, उन्हीं की पार्टी जिसका नाम इंसाफ पार्टी था, उसकी टिकटें बेचने के लिए करप्शन करते हुए, उस पॉलिटिकल स्ट्रीम को गंदा करते हुए, वहां पर पैसों का लेन देन करके टिकटें बेचकर खरीद कर वहां पर मैं अल-अमान अल हफीज कहना। देखें क्या मसला है। अब ये एक मुकदमा सिर्फ पैनामा के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप इसमें जस्टिस इजाजुल हसन उस मुकदमे में थे, जस्टिस अजमत सईद थे, नॉन पोजीशंस हैं। क्या जस्टिस अजमत सईद को बाद में कमीशन का चेयरमैन बनाकर वो ब्रॉडशीट जिसने पूरा कच्चा चटा खोल के रख दिया, वो सारे मामलात ARU वाले जो थे उस पर फिर ये जो मर्जी अपनी पोजीशंस लेते रहे और जितने मर्जी करोड़ों रुपए के वसाइल उनके हवाले करते रहे, उनको फिर बाद में जैसे मर्जी नवाजते रहे, माहाना उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करके कि उन्होंने काम किया था। अब ये सवालात उठते हैं। इसी तरह से फिर आप देखें डैमर भाषा के जो उसमें बैठने वाले मोहतरम अभी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, साकिब निसार साहब बजाते खुद, इसी तरह पिटीशन सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जुल्फी बुखारी, बेंच कौन सा है? साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब। फैसला हमें मालूम है, ये बेंच क्या फैसला देगा।
दिसंबर 2017 हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन, फैसला हमें पहले मालूम है, बेंच की कॉम्पोजिशन देखी, फैसले का इल्म है, देन चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, देन जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब अगर एक डिसेंट करेगा भी तो 2 की मेजोरिटी के साथ बैठे हैं। इसी तरह फिर अगस्त 2021 यूनानिमसली डिक्लेयर्ड दैट सीजेपी इज द सोल अथॉरिटी थ्रू हुम सुओ मोटो अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। बंदयाल साहब एक्टिंग सीजे, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब अगर 2 डिसेंट करेंगे भी बीच में बैठ के तो 3 की मेजोरिटी है सर बैठिए। ये लिस्ट है 17 केसेस की जिसमें presidential reference whether Senate elections are held under Constitution and whether provisions regarding secrecy ballot are applicable to them. Constitution of bench क्या है? Justice बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस गुलजार साहब, मेजोरिटी फिर किधर शिफ्ट होगी? तो ये एक किसी भी चीफ जस्टिस का दौर है, मुकदमे की नोयत क्या है, आइन क्या कहता है, उसकी तफसील कैसे होगी। 63 का आप ले लें पंजाब असेंबली, आज मैं इस असेंबली के टूटने पे मुतरज़ हूं। ये असेंबली टूटी कैसे? उसकी पहली बुनियादी गलती सुप्रीम कोर्ट में तय कर देगी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, आपने आर्टिकल 63A की वो डेफिनेशन दी जिसका तसव्वुर करना एक लेमैन के लिए, छोड़ें कि मैं किसी एक आईनी माहिर से या किसी एक लॉ नोइंग पर्सन से मैं उनसे बात करूं या किसी बड़े कानूनदान से मैं ये बात करूं, कॉमन सेंस की बात मैं आपसे कह रहा हूं। यानी आप कह ये रहे हैं कि आपने एक वोट डाला, वो वोट हमने गिना नहीं और गिना भी नहीं और आपको सजा भी दे दी। दुनिया की किस तशरीह के एतबार से आप एक ऐसे जुर्म की सजा दे सकते हैं जो सरजदी नहीं हुई आपकी नजर में? और अगर उसके नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई, कुछ लोगों ने डिफेक्ट किया, कुछ लोगों ने डिसेंट किया, आप उसको डिफेक्शन की इंटरप्रिटेशन देते और उसमें आप पार्लिमानी पार्टी की वो तशरीह लाकर रखते कि पार्लिमानी पार्टी के किए गए फैसले के खिलाफ, तो वो लोग तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर 20 बार यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने, 20 बार लोगों ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ इख्तलाफ किया, एक अलहदा पोजीशन ली। अगर लॉ ये कहता है कि उन्होंने वोट ऐसे करना है तो दे वर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर सीट्स एंड दे डिड दैट। दे वोटेड नोइंगली, उनको पता था कि ये कानून है, आइन ये कहता है, हम ये वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि ये हुकूमत जो कि इमरान की एक नकम्मी तरीन बुजदार सरकार बैठी है, जो करप्शन के अनबार लगा रही है, जिसकी रिट कोई नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल नाकाम है, जिसकी गवर्नेंस बिल्कुल जीरो है, जहां पर पोस्टिंग नौकरियां बिक रही हैं, जहां पे डिप्टी कमिश्नर्स लगाने के रेट हैं, जहां पर ठेकों के अंदर से कमीशंस ली जा रही हैं, जहां पर डीपीओज अपॉइंट करने के रेट्स हैं। पूरे पंजाब की जो हालत थी, इस तरह था जैसे कोई सहरा बन गया, कोई डेवलपमेंट वर्क वहां पे, कोई एक काबिल जिक्र प्रोजेक्ट वहां पे। पंजाब के सारे फंड्स उठाकर सिर्फ एक तौंसा तहसील के अंदर फेंक दिए गए। मैं नहीं कह रहा, फवाद खुद आए टीवी पर, उन्होंने आकर कहा कि कैसी डिस्पैरिटी है कि अगर कोई प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होगा तो एक सूबे के फंड्स में से जेलम डिस्ट्रिक्ट है उसको 20 रुपए दे रहे हैं और जो तौसा तहसील है उस अकेली तौसा तहसील को आप 100 रुपए अलहदा से दे रहे हैं। तो ये कैसे हो? मेरा एतराज नहीं था, वो सारा वहां उस पर चले हम देख लेते हैं, लेकिन उसी तौसे पे लगे पैसों में से अरबों रुपए की करप्शन, कोई ढकी छुपी बातें थी। ये सब कुछ हो रहा, ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बीच में से आके बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 63A मैं एक ईवल की डिस्ट्रक्शन कर रही हूं कि इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में आप दोबारा से पार्टी साइड स्विच नहीं कर सकेंगे। आपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रोका, यह आपका फैसला था। आपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो फैसला देना था वो आपके सामने था। आपके पास ये इख्तियार था, जब तहरीक अदम एतमाद चल रही थी उस वक्त वो रेफरेंस भेज के स्टॉल किया गया। प्रेसिडेंट पीटीआई के थे, प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के थे, जज पीटीआई का लाइक माइंडेड बेंच था, और वहां से पहली एफर्ट आपकी ये थी कि आप उस नो कॉन्फिडेंस मूव को स्टॉल कर लें। जब वो आपसे ना हो सका, क्योंकि कोई बात कहते वक्त कुछ तो कहना था, कोई तो रेशियो डिसाइडेंडी होनी थी, कुछ तो हकीकत हाल बतानी थी कि आइन की तकरीर रखेंगे, वो आपके ऑर्डर्स जो कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की बहाली के वक्त के ऑर्डर्स हैं, उनमें देखें आपने क्या फरमाया।
और 63 है कि जब आप रेफरेंस पर आके फैसला देने लगे तो आपने क्या फैसला दे दिया, जिसमें मैंने सारी तफसील आपके सामने जिक्र की। तो उसके नतीजे में कायम हुई परवेज इलाही हुकूमत अगर असम्बली को 90 रोज में तोड़ती है तो दुरुस्त कर रहे हैं वो लोग जो रोक रहे हैं इस सारे प्रोसेस को। ये उनका हक बनता है इस ज्यादती को रोकने का, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइटिंग को रोकने का। इस मामले को उठना चाहिए, पार्लियामान के फ्लोर पे उठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं वो रिव्यू फिक्स करती जब हम कहते हैं कि आपसे गलती होगी है, यू हैव अर्ड इन लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते वक्त आप गलत कर बैठे हैं। आप सारे फाजिल जजेस को बिठाएं, वो सारे के सारा फुल कोर्ट बेंच बैठे, या आप एक लार्जर बेंच उस पर पहले हम मुतालबा करते रहे कि तश्कील दें, जो आप इन 3 साहिबान की हुई गलती है उसका कोई अजाला कर सके। तो नतीजा क्या निकला आपकी एक गलती का? सियासत में मुदाखलत का, अदालत में सियासत करने का, गलत अदालती फैसलों के सियासत को आलूदा करने का, कि उसके नतीजे में एक ऐसे बंदे के पास राइट आया जो अपना फैसला अपने ज़हन से ना कर सका। वो पार्लियामानी लीडर था, वो लीडर ऑफ द हाउस था, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन पार्टी, जो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से लोगों का एतमाद उठाने के लिए जैसे पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद किया, जैसे पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, जैसे पाकिस्तान की मुआशरत को बर्बाद किया, इस सब को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से साइकिल को डिस्टर्ब करके, इट्स ऑल प्री प्लान, सोचा समझा है। हमें पता है कि ये चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात पहले करा के, जो एक निगरान का कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 224 के अंदर एक पूरी स्कीम है, जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, आइन का ढांचा है कि पाकिस्तान एक वफाक है, उसके अंदर 4 इकाइयां हैं, वो मिलकर एक वफाकी हुकूमत का, एक वफाक का एक स्ट्रक्चर पेश करते हैं। आप एक सूबे के अंदर एक हेजमनी क्रिएट कर दें और वहां पर उसको मोनोपोलाइज करके आप उसको पहले, ताकि लोगों के इंतखाब के ऊपर से यकीन उठे, ये आप कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नो कि आपकी साजिश, ये जो पाकिस्तान की तबाही करने के जिस मिशन पर आप आए हैं, ये उसी का हिस्सा है। आप चलते चले जा रहे हैं, अदालत से आपको आपके कुछ बैठे तरफदारों की तरफ से वो सहूलतकारी मुयस्सर होती रही, जिसके नतीजे ये निकले कि आपको सदाकत व अमानत का लाइसेंस भी मिला, आपको 224 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम से बाहर निकालकर एक पोजीशन पे खड़ा कर दिया गया, प्लेन स्पीकिंग 90 डेज। भाई हाउ कम, कैसे एनविसेज कोई नहीं कर सकता कि कंप्लीशन ऑफ टर्म नजदीक है। 5 माह के अंदर जब आपने ये हरकत की अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो आप तो उन दिनों के अंदर 120 दिन के अंदर आके बाई इलेक्शंस नहीं करते कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे। चाहे जाए कि आप एक वफाकी हुकूमत जो पूरी अमलदारी के साथ बैठी है, उसकी मौजूदगी में आप इंतखाबात की बात करें, ताकि इंतखाबात मुतनाज़े हों, नताइज तस्लीम ना हो। चलें ये बैरियर आप क्रॉस कर भी ले, तो फिर पंजाब में अगर आपके पास एक सियासी हुकूमत कायम हो जाए, किसी भी पार्टी की कायम हो जाए, और वफाकी असेंबली के इलेक्शंस हों, तो उस वक्त पूरी अमलदारी के साथ वो हुकूमत बैठी हो, ताकि उसके नताइज कोई तस्लीम ना करे और टोटल ब्रेकडाउन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो, इंटेग्रिटी टूटे, पाकिस्तान की इंतखाबी अमल जो है वो बिल्कुल सैबोटेज होकर रह जाए। ये आपकी साजिश से हम बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे। फिर झगड़ा यह खत्म नहीं होता। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, फॉरेन फंडिंग, अरबों रुपए की आपके पास करप्शन है, करप्शन, पब्लिक मनी की करप्शन इज द वर्स्ट टाइप ऑफ करप्शन। आप लोगों के पर्सनल बिजनेसेस का हिसाब मांगते रहे, उन लोगों के जिनकी बड़े बिजनेस हाउसेस थे, जिनकी अरबों रुपए की इंडस्ट्रीज थी, जिनकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, आपने उनको लाके कटहरे में खड़ा किया और आपने एक वो फसाड क्रिएट किया, फलाना चपड़ासी, फलाना ये वो। दैट वाज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, स्क्रैप। तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि एक डिपॉजिटर क्या हर बार खुद जाके बैंक अकाउंट। मैंने उस आदमी शहजाद अकबर को, मरहूम अरशद शरीफ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, अच्छे दोस्त थे हमारे, उनके शो पे मैंने 20 बार उसे कन्फ्रंट किया और मैंने कहा कभी आपने बैंक का रेमिटेंस फॉर्म पढ़ा है? डू यू एवर नो व्हाट दीज फील्ड्स आर? व्हाट इज फील्ड आर आपको पता है? व्हाट इज सेक्शन 48 ऑफ डिपोजिशन ऑफ अकाउंट्स? जब एक पर्सनल बंदा आप अपने ऑफिस से किसी को भेजते हैं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजते हैं, आप किसी ड्राइवर को भेजते हैं, ये मेरी अमाउंट्स हैं, आप जाके डिपॉजिट कर दें। बड़े बिजनेसमैन जिनके अरबों रुपए के कार, लेकिन एक कहानी थी,
एक अफसाना था जो आपने तराशा था, और उसमें आपको मुकम्मल मुआवनत वो पैनामा से हुई बनी के इख्तियार को इंक्रोच करके, उसमें एमआई के ब्रिगेडियर साहब, उसमें आईएसआई के ब्रिगेडियर साहब। करना क्या था? मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को फिक्स करना था, साकिब निसार साहब की सरबराही में उनके वो हम ख्याल जज साहिबान जो आज तक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। आई नीड एन आंसर फॉर 63। सर कैसे हो सकता है? आप पार्लियामेंट की कानून साजी को जो कि प्रोसीजरल है, मैं नहीं मान सकता कि इन फसीह बलीग आलिम बालिग इन मुनसफों को यह नहीं पता कि एक आईनी तरमीम क्या होती है और प्रोसीजर के लिए किया गया कानून, बनाया गया कानून, और वो कानून साजी क्या होती है। मैं कैसे मानूं? लेकिन यहां लेंस डिफरेंट है। रोकना है। क्यों रोकना है? ताकि वो रिट बादशाह सलामत की जो जारी होती है उसके अंदर कोई कदगन ना लग जाए और वो इख्तियार एक के पास ही रहना चाहिए। ये एक अदारा जाती सूरत बनेगी। आप इसको धकील रहे हैं इस तरफ। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड सर, आई एम जस्ट रेजिंग अ वर्ड ऑफ कॉशन। मैं आपके सामने ये बात उठाकर किसी सियासी पोजीशन से बैठ के नहीं, आपने एक सियासी जमात को धकीला, उसके कायद को धकीला, उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को धकीला। कल परवेज इलाही साहब के ऊपर एक उनके घर पे एक रेड हो गया। क्या हुआ जब राना सनाउल्लाह के ऊपर मुंशियात का जाली मुकदमा बना? क्या हुआ जब शहबाज साहब को बिठाया, गिरफ्तारी की, किसी और मुकदमे में बुलाया, किसी और मुकदमे में? कौन अपोलोजिस्ट था उस वक्त? क्या हुआ जब हमजा शहबाज को 2-2.5 साल जेल में बिला वजह रखा? तब तो कोई चीफ जस्टिस भट्टी नहीं बैठे थे ब्लैंकेट ऑर्डर्स देने के लिए। तब तो कोई असजद जावेद गुराल जस्टिस नहीं बैठे थे जिनके भाई आपकी पार्टी की टिकट पर इलेक्शंस लड़ते हैं, नॉन रिलेशनशिप है आपकी। तब उनको आज जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मामलात के लिए आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जजेस के, उनकी वायलेशन का एहसास आज नहीं। आज आर्टिकल 3 नहीं है, आज फ्रेंड्स एंड फैमिली के केसेस नहीं हो सकते। ये कैसा धंधा है? और मैं आपसे अर्ज करूं सर, अगर ये तफसील मैं आपके सामने सारी बताऊं और मैं आपको ये केसेस का जिनका मुझे इट सेंट मी शिवरिंग लाइंग ऑन द बेड कि ये हो क्या गया। ये इसको सिर्फ ऑर्डर में रखने की जरूरत थी। एंड आई एम थैंकफुल टू रीमा उमर। हम अपनी रोज आके बात करते थे, हम अपनी रोज बात कहते थे, बट इन सच ए प्लेन स्पीकिंग शी हैज सेड इट। और जब ये पूरा मामला आप इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जजमेंट ले लें, इसमें आप सुओ मोटो नोटिस ले लें, परसीव्ड इंटरफेरेंस बाय पर्संस इन अथॉरिटी वाला केस ले लें, एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट ले लें, डायरेक्शन टू अथॉरिटीज अलाउइंग टू प्रिपेयर फैसिलिटेट पीटीआई आजादी मार्च। अब ये देखें, एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के हक दे रही है, सुप्रीम कोर्ट फिर कह रही है अच्छा उन तक कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। इस राय अबलाग के दौर में, इस मीडिया के दौर में, इस कम्युनिकेशंस के दौर में आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको तलब किया, बुलवाया, उन तक कम्युनिकेट ना हुआ। चलें हम मानते हैं आपका भोलपन, ऐसा ही हुआ होगा, पर उनको इस्लामाबाद के ब्लू एरिया पे आके गिराओ झिलाओ की इजाजत आपने दी सर। वो आपका ऑर्डर क्या था? फिर कौन सी कंटेम्प्ट आई? फिर कहां पर आपने उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया? ये वही ट्रंप है जो वहां की वॉशिंगटन पे, ये उसकी पाकिस्तानी वर्जन है। द स्टेट विल एक्ट एट वन टाइम, मार्क माई वर्ड्स। आप लिख के मेरे भाई साफी जो दोस्त यहां बैठे हैं, इन जराइम का हिसाब होगा। यह मुमकिन नहीं है कि इन जराइम का हिसाब ना हो। आप पाकिस्तान की रियासत को होस्टेज करें, एक बार ना करें, बार बार दारुल खिलाफे पे हमला आवर हो। यह कोई करोने वस्ता का दौर है? ये किस दौर में हम जिंदा हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत में पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पीटीवी नशरियाती अदारे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस, आपने उस पर एक बार हमला आवर किया, आपने पुलिस के यहां पे वो जुनेजो साहब वाला केस हमें किसी को भूला नहीं। वो सारी बातों की रिफ्लेक्शन बार बार आपकी मॉब मेंटेलिटी में आती है, उस अनार्किस्ट टेंडेंसी में आती है। जब आप जत्था लेते हैं, अभी आपने क्या किया? आप अदालतों पर चढ़ जोड़े, पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ आपने पुलिस वैन्स पर हमले कर दिए। आपने कोर्ट के अंदर जाना था, इमरान खान चेयरमैन ऑफ अ पार्टी, मुझे अदालत आज बुलाती है, वो 2-4 हजार बंदा लेके आना मेरा मसला नहीं है यार। क्या बात कर रहे हैं आप ले जाते हैं वहां पे चंद लुगनिज्म गुंडे लेके जो कि गैंगस्टर्स हैं, उनको ले जाकर आप हमलावर कर देते हैं कोर्टों पर। और कोर्टें कैसे बैठी हैं? हमें एतराज है जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कंडक्ट है। वाई नॉट सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग सो मोटो नोटिस ऑन दैट कि यह आदमी जब जाता है अदालतों के ऊपर हमले करता है, और कितना बहादुर है, डरपोक इंसान।
किसी एक फनेटिक ने वहां पर, जिसका कोई अपना कोई मजहबी अकीदा होगा, जिसने देखा कि ये पैगंबरी के दावे करता फिर रहे, उसने इस पर फायर कर दिया। ये कभी डीडीसी का नाम लेता है, कभी किसी और का नाम लेता है, कभी वजीर आजम का नाम लेता है, कभी मोहसिन नकवी का नाम लेता है, और वो एक सर पे डस्टबिन पहन के बाहर फिर रहे। ये कमाल की इंसान वो है, कैसा बहादुर आदमी है, किस तरह की बात। ये प्रोटेक्शन मिली हुई है, जब दिल करता है जाते हैं कोर्टों से उठाकर। ये इनको हर जुर्म माफ है, दहशतगर्दी इनको माफ है, अरबों रुपए का गबन इनको माफ है। इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में लोगों को हाथ पैर बांधे। ये केस क्या था इमरान खान का? इमरान खान का केस ये था कि इसने रिंग में जब ये एंटर हुआ, ये बहादुर आदमी, ये जब रिंग में एंटर हुआ तो इसने पहले पीपल्स पार्टी थी, पहले कहा नहीं इनको पकड़ के सारों को अंदर दें, मैं इनसे लड़ नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून थी, मियां नवाज शरीफ को रिंग से बाहर करें, ये अगर होंगे तो मैं आगे चल नहीं सकता। और उसमें सारा ये जो नेक्सस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बैक्ड सपोर्टेड बाय दीज डिसीजंस, ये 16 मुकदमे, एक एक मुकदमा, क्या हक है सुप्रीम कोर्ट को पार्टी की सदारत से रैदा करने का? क्या हक है सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे इंक्रोच करके जेआईटी तश्कील देने का? उसी नैब ने 3 साल आपकी वॉच में कौन सा मुकदमा साबित किया है? कौन हिसाब देगा इन 3 सालों का? आप मरियम नवाज को उठाकर जेल में डालें, लेकिन एक बुशरा बीबी जो आज एक घरेलू खातून है, अगर ठीक है अच्छी बात है वो घरेलू खातून होंगी, तो उनकी पायसनेस आप अपने पास रखें ना सर। वी नो द हिस्ट्री, किसी को नहीं पता, हम हमसाए हैं, हमें भूल नहीं है। आपका कहा आप पे कोई चीज मर्जी है आपकी सर, आप जैसा कहें कहते रहें, लेकिन कम से कम ये बातें जो पब्लिक डोमेन में है इनका जवाब दें। ये सुप्रीम कोर्ट से जो आते फैसले आपकी सियासत को जिंदा रख के बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको रिंग में बाउट के अंदर सिर्फ एक ही खिलाड़ी उतार के फेंक दिया और वो करता रहे जैसे करता है, तो ठीक है। अभी उसके बाद हमने एक नई तशरीह देख ली, आके वो देख ली मैंने, आई वाज लिटरली टेकन अबैक। मैंने कहा चलें, पहले तो जो आता रहा वो आता रहा। अभी ये जो इलेक्शंस वाली उसमें आ रहा है फैसला के सीरियस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव की सीरियस ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, नॉट टू कंप्लाइंग टू दैट ऑर्डर, बट दे आर कंप्लाइंग टू दैट ऑर्डर। आपने भेजा, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये फंड्स अगर ऐसे जाने हैं तो हमें पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 79 से 84 लंबे आर्टिकल्स नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। कोशिश करके अगर वो पढ़ लिए जाते, या वो वकला जो वहां पर ये मुकदमा लेकर खड़े थे वो इनकी को थोड़ी आपकी मुआवनत फरमाते, तो आपके सामने ये बात आ जाती कि दे ओ एग्जीक्यूटिव ओ प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी पहली टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। आपके हुक्म को मानना सर तस्लीम खम है, मानते हैं। हमने होती ज्यादती में बार बार माना है, एक बार नहीं माना। इन 16 मुकदमात का जो 6 सालों में पाकिस्तान की सियासी तारीख को बिल्कुल बदल कर रख दिए, हम हर बार जानते हुए कि आप बैठे हैं आप यही करेंगे, बट फिर भी हम वहां पर जाके बैठे। आपने एक मौके पे नहीं बारहा इसका इजहार किया। तो मैं कल मैंने सुनी एक पीटीआई के मोहतरम दोस्त इलेक्शन कमीशन पे चढ़े हुए थे कि जी उनका रिकॉर्ड उठाया है। कितनी फ्लिमजी बातें, उनका रिकॉर्ड उठाया है जी। वो जहां पे पहले सेक्रेटरी थे वहां पर उन्होंने फलां को पोस्ट कर दिया, फलां को आउट कर दिया, फलां को प्रमोशन दे दी। इनकी आदत है, वतीरा है तहरीक इंसाफ का। इनका हर शख्स उस अदारे पर दबाव डालता है, चाहे उसके लिए इनको हलुगनिज्म करनी पड़े, इल्जाम तराशी करनी पड़े, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे ट्रोल करना पड़े, उनकी फैमिलीज को, उनकी बेटियों बच्चियों को ट्रोल करना पड़े, उनके घरों तक जाना पड़े। ये वो लोग हैं, अभी मैंने नहीं देखा था किसी हाल में भी, इनको मैंने देखा है। ये वो अनार्किस्ट हैं जो कोर कमांडर पेशावर के घर तक हमलावर हो गए जाके, जिन्होंने इस्लामाबाद, ये लाहौर, क्या कुछ। मैं आई होल्ड माई पोजीशन, जिस जगह पर जाकर ये खड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ अनार्की चाहते हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। एक कल्ट इनका क्रिएटेड है, कुछ मुफाद परस्त गैंगस्टर्स इनके साथ शामिल हैं, जो जानबूझकर सियासी लोग इनके पास खड़े हैं। उनकी मर्जी है, वक्त साबित करेगा, तारीख बताएगी कि ये जो इन्होंने शोर किया था, स्टिक करेंगे चीजें। कल को किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, आज सच्चे इल्जाम लग रहे हैं, जिनको डिनाई नहीं कर रहे, उनसे भाग रहे हैं। आज वो चीजें सामने आ रही हैं, लोगों से चंदे लिए। अब क्योंकि वहां पे एक इमारत है शौकत खानम की, वो एक अच्छा अदारा है,
वो बन गया, कुछ प्रोफेशनल्स, बड़े रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स उस पूरी तहरीक में शामिल थे, लेकिन वहाँ से जो कुछ चोरी हुआ और वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी एविडेंस वोटॉन क्रिकेट क्लब के वो नकवी उनके कुछ अकाउंट्स में से छोटी सी एक रिफ्लेक्शन अभी मिली है जो कि चंद मिलियन डॉलर्स की है, तो वो बाकी तफसीलात जिनके ऊपर 8 साल तक मुख्तलिफ कोर्टों के स्टे ऑर्डर्स के साथ हिसाबों को छुपाते रहे हैं, ये तफसीलात छुपेगी नहीं। आखिर में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, इस सारी बहस मुबाहिसे के बाद भी हम ये चाहते हैं, समझते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो सिर्फ अपने मुफादात को सामने रख के देख के लिया जाएगा तो नुकसान होगा। तो इसमें जितने फ्री कैन भी हैं, सियासी अमल को बेहतरी देने के लिए अपनी पोजीशन से अगर उनको पीछे हटना पड़ता है, ये जितनी एनिमिटी मैंने आपके सामने कही है, जो बोली है, इसमें कोर्ट का क्या रोल रहा है? कोर्ट हैव टू श्रिंक बैक, फेयर प्ले पे आना पड़ेगा। अगर नहीं आएगी कोर्ट, लॉबसाइडेड रहेगी, तो ये सियासी अमल का नुकसान करेगी, जमहूरियत का नुकसान करेगी, और ये हो रहा है। आप देखें ना, आप जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है तो एट द फर्स्ट उसको खुलना चाहिए। वो कभी इंक्वायरी स्टेज पे ही नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रह जाता है, वो इल्जामात को उठा ही नहीं सकता। बात आपके खिलाफ आया तो आप नहीं उठाते तो क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा। साकिब निसार साहब के खिलाफ बीसीओ पड़े हैं और नताइज क्या निकलते हैं? फिर औलादें करप्शन करती हैं, फिर क्या होता है? फिर बेटे टिकटें बेचते हैं, फिर क्या होता है? मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम को आप पोल्यूट करते हैं। एक और जज साहब के बेटे पर भी इसी किस्म के इल्जामात हैं, एक नहीं 2 पर इल्जामात हैं कि वो सारा दिन बैठ के, उनकी प्रैक्टिस जो इसलिए चलती थी कि वहां पे कोर्ट में से, और लिस्ट ऑफ केसेस, मोहम्मद खान भट्टी की टेप क्या बता रही है, परवेज इलाही साहब का कनेक्शन क्या बता रहा है, कोई ढकी छुपी बातें। तो 6 साल से जारी ये सिलसिला, इट हैज टू एंड। अगर नहीं खत्म होगा, अब पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की सियासत का इसी अमल के अंदर मजीद बुरा करते चले जाएंगे। तो मेरी इस्तदा होगी उन तमाम लोगों से, इन हकाइक को सुनने के बाद मेरी दरख्वास्त होगी, इन 16 मुकदमों की तफसील सामने रखने के बाद आते फैसले, बदलती सियासत, अदालत में होती फैलती ये अदालती फैसलों के नतीजे में सियासी आलूदगी, किसी एक के साथ फेवरेटिज्म नुकसान करेगी, कर रही है और मजीद करेगी। थैंक यू वेरी मच। सर, हम देखते हैं कि एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक होती है, उसके बाद फिर एक मुकदमा पेश किया जाता है, उसकी फिर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घूमती हैं। ये ऑडियो लीक्स के जो कंटेंट है उस पर तो कार्रवाई होती है, समझ में आती है, लेकिन ऑडियो लीक्स भी होना शहरी आज़ादियों के खिलाफ है। क्या साकिब निसार और दीगर की जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो जो उनके हैंडलर्स थे अभी भी वो काम कर रहे हैं, वही आपकी सहूलतकारी कर रहे हैं? ये ऑडियो लीक्स पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? ये जावेद बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपके सामने इसका एक रुख रखता हूँ। देखिए, नीदर आई एम इनटू इट, ना मैं ये ऑडियो लीक कर रहा हूँ, ना मेरे पास वो डायरेक्टली को ऑडियो लीक आ रही है। मैं तो उससे नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, वहाँ से ले रहा हूँ। अब किसी को अगर एतराज़ है, अगर ये राइट टू प्राइवेसी को ये इवेड कर रहा है या इसके साथ कोई और फंडामेंटल राइट ख़त्म हो रहा है, तो फिर बात को वहाँ पर किसी प्रॉपर फोरम पे, पार्लियामेंट के सामने या किसी ऐसे मामले में ये तय हो जाना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स नेशनल मीडिया पे नहीं आएंगे। मेरे नज़दीक मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मीडिया पर चलती उन आवाज़ों को मैं पहचानता हूँ, और उसके बाद निकलती और होती तस्दीक है कि ये जो बातें इन ऑडियो लीक्स में आ रही हैं वो हकाइक पर मबनी है। अब रही बात कि ये सलाहियत किसके पास है, अब कुछ जिम्मेदारान के साथ बहसीयत हुकूमत हमने बात की, तो वहाँ पर मौक़िफ़ ये भी है कि आजकल हैकिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, और आपके सामने एक इन्फो लैब यूरोप में कायम की गई, एक इजराइली कंपनी का भी आपके सामने जिक्र आया कि उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी मोबाइल के जो नेटवर्क्स हैं उनकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशंस को अपने पास ला के रख सकते हैं, और कोई अपने नेफेरियस एजेंडास के तहत अगर उसको चलाता है, कोई हैकर भी चला सकता है। अब क्या कह सकते हैं कि आता है कोई इंडी बेल नामी
हु इज ही, कौन उसको पकड़ेगा? अब जिसकी ये टेप है वो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी मांगे, एफआईए में लेकर जाएं, डिनाई करें उनकी है। नन ऑफ देम इज डिनाइंग इट, दे आर एडमिटिंग इट। किसने डिनाई किया? क्या ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने डिनाई किया? क्या ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की बीवी का जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है मुनीब साहब के साथ अपने तल्लुक को क्लेम नहीं करती वो जस्टिस मुनीब के साथ? क्या वो कहती नहीं है कि मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे आगे से ये मैसेज डाला? क्या उन्होंने कहा नहीं कि इस मुकदमे के मुतालिक बात करें? तो क्या फिर ये लोग स्कैंडलाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? क्या ख्वाजा अहमद तारिक रहीम उस मुकदमे के अंदर वकील नहीं है जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून साजी के मुतालिक, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के मुतालिक वो मोटो वाला लगा हुआ है? इसके बाद क्या रह जाता है पीछे बात करने को? कैन वी आस्क एनीथिंग मोर? कुछ और पूछ सकते हैं? यासर हसन साहब पीटीवी से। सर, दो बड़े अदारे इस वक्त, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये अब तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो कौन अब किरदार अदा करेगा, मुल्क को इस तबाही से बचाएगा? माशी बुरहान बदतर होता जा रहा है, महंगाई वगैरह बढ़ती जा रही है, आवाम को रिलीफ चाहिए। इसके लिए इन दोनों अदारों को या किसको किरदार अदा करना पड़ेगा कि ये हज़ाराई, ये बहरान ख़त्म हो और मुल्क को तरक्की की राह पर ला दिया? देखिए, अपनी अपनी हदूद में चले जाएं, कोई भी इंक्रोच ना करे, ज्यादती ना करे। इस तरह के 16 फैसले ना आए जैसे ये हैं। ये नहीं कि ये मेरे खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर अदालती मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है, फेवरेटिज्म की बदतरीन मिसाल है। ये वो फैसले हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में एक हुकूमत को बनाने, बाकी सियासी जमातों को दीवार के साथ लगाने और उसके बाद उसकी सहूलतकारी का बाइस बने। ये सब कुछ ना हो, अपने राइट पैरामीटर्स पे लोग चले जाएं, उन फंडामेंटल्स पे चले जाएं जिन पे जमहूरियत चलती है, तो ये आपके सवाल का जवाब ही हो जाएगा सर। थैंक यू भाईजान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के